जी, जय हनुमान। जनवरी 2024 के बैच में जितने भी लोग ज्वाइन हुए थे और उन लोगों के अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन पहुंचे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन को हमने आज के इस सेशन के अंदर न्याय देने की पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या आप में से किसी को कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप जरूर हमें पूछिएगा। आज का ये सेशन पूरे का पूरा क्वेश्चन आंसर पे ही रहेगा। ठीक है, जितना आपके दिमाग में रहा, जितना आपने शिद्दत से पढ़ाई किया, उतना आपका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वर्तमान में जियो। तो हम भी आपको वही कहेंगे कि रिकॉर्डिंग होगा, दूसरी बार देखेंगे, दूसरी बार का मौका ही नहीं देना है। और हमें पहली बार में इतना अच्छा ग्रास्पिंग पावर के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ना है ताकि पूरे का पूरा अपने जहन में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए और हमें दूसरी बार उसको देखने की, पढ़ने की जरूरत ही महसूस ना हो। क्योंकि इंफॉर्मेशन का बहुत सारा खजाना सब बुकों में भरा पड़ा है, हमारे लिए उतना ही काम का है जितना हम यूज कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। केस टेकिंग फॉर्मेट इन डिफरेंट केसेस, फिजिकल जनरल्स, डोज पोटेंसी एंड रिपीटेशन, नोसोड एज अ सिमिलिमम और एज अ एंटीमायस्मेटिक मेडिसिन, डिफरेंस between intercurrent and anti-miasmatic medicine, asymptomatic cases, if we cannot identify the cause, can we remove it? Why do symptoms not appear when we do continue repetition? How long to wait after the first prescription? And if is the side of complaint and side of sleep is the same or not? तो इतने क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए उन सब का मतलब इन्हीं कुछ क्वेश्चन में से निकल रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा हमने कवर करने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट। सो पहला क्वेश्चन है केस टेकिंग फॉर्मेट, केस टेकिंग एंड फॉर्मेट। सो डॉक्टर एजाज साहब, आपने तो हमारा फॉर्मेट देखा है, बताइए दोस्तों को क्या था फॉर्मेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास पहली चीज कि हमें पेशेंट को किसी फॉर्मेट में नहीं डालना है। केस रिसीविंग हम किसी पेशेंट से करते हैं तो वो जिस फ्लो में हमें देंगे, वो जो सिम्टम देंगे, उन सिम्टम में से हमें PQRS यानी कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकालने हैं। आवर गोल इज टू लुक फॉर, इंक्वायर एंड परसीव एंड आइडेंटिफाई PQRS सिम्टम्स दैट हेल्प अस इन मेकिंग अ गुड टोटालिटी and reach the better simillimum. No format is necessary to individualize the patient. Take whatever the patient is giving. Always try to take a complete case. Not shortcut can help you. मतलब क्या है कि हमें पेशेंट जैसे देता है वैसे लेना है। हम याचक हैं, हम पेशेंट से ले रहे हैं, तो हमारी कोई डिमांड्स नहीं होनी चाहिए कि आप तो ये दीजिए ही। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके पास आया याचक के तौर पे कि भिक्षा हम दे ही, हमें खाना खाना है और कुछ भिक्षा दीजिए। तो आपके पास आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके घर के अनुसार जो भी अवेलेबल होगा आप मुझे वो देंगे। मैं याचक के तौर पे आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ना कि भिक्षा हम दे ही, डोसा दे ही, मुझे तो भिक्षा में सिर्फ डोसा ही खाना है, या भिक्षा में मुझे तो सिर्फ पाव भाजी ही खानी है। बात समझ में आ रही है? तो हम पेशेंट के पास जाते हैं कि केस दे ही, हमें केस दीजिए, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हमें माहिती दीजिए। तो वो जैसे देते हैं, जो देते हैं, जितना देते हैं, वो हमें लेना है। हमारा कोई
पर्टिकुलर चॉइस नहीं होना चाहिए कि हम तो फलाने मेथड से ही लेते हैं, हम तो फलाने फॉर्मेट से ही देते हैं, या तो हम ढीम के फॉर्मेट में ही केस लेंगे। ज्यादातर होम्योपैथ के अंदर हमने अभी तक अपना जो अनुभव हमारा रहा है, हमने वो देखा कि टाइम के साथ साथ ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट में घुस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लोगों ने बना लिया गुरुकुल फॉर्मेट। गुरुकुल के अंदर कोई केस फॉर्मेट है ही नहीं। आपको जो दिया गया है कि थर्मल डिजायर एवर्जन स्लीप, ये जब कुछ न मिले तब की बात है। जब हमें मेंटल अच्छे मिलते हैं तो हमें मेंटल लेने हैं, हमें जनरल अच्छे मिलते हैं तो जनरल लेने हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मिलता है तो वो भी लेना है, हमें मोडालिटीज मिलती हैं तो वो भी लेंगे, चाहे वो कॉजेटिव मोडालिटी मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम ही क्यों ना हो, वो मिले तो वो भी लेना है। हम तो याचक हैं भाई, हमें जो मिलेगा वो लेंगे। बात समझ में आ रही है? गुरुकुल का मतलब क्या है? पुराने जमाने में गुरुकुल के अंदर जब छात्र पढ़ने के लिए जाते थे तो वो छात्र खाने में क्या खाते थे? एनीवन, किसी को मालूम है? गुरुकुल का निभाव खर्च कैसे चलता था? वेरी गुड, खाने का भिक्षा मांग के खाते थे। वो भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? एनीवन? वेरी गुड। पहले तो हमें अपने आप के अंदर जो ईगो डेवलप होता है, उस ईगो टूटेगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हमारा तो पालन पोषण ही संसार कर रहा है। दूसरी चीज कि जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं रहती है। बात समझ में आ रही है कि आज तो मुझे लच्छा पराठा ही खाना है, आज तो मुझे पनीर का सब्जी ही खाना है, या आज तो मैं यही खाऊंगा, ऐसी चॉइस नहीं रहती है। भिक्षा हम जब मांगते हैं तो हमें जो मिलता है हम उसमें काम बनाते हैं, जैसी परमात्मा की इच्छा। हमने बहुत ऐसे सन्यासी देखे हैं, गुरु देखे हैं, जो जिनका नियम रहता है कि 3 घर या 5 घर ही भिक्षा मांगना। और कई बार ऐसा होता है कि 3 घर में से भिक्षा नहीं मिलती है या कोई घर पे नहीं होता है, तो वो बोलेंगे कि प्रभु की इच्छा है कि आज मेरा उपवास हो। तो हमारे थॉट्स के अंदर फिक्सिटी नहीं आती। थूजा के अंदर है ना, क्या है? फिक्स आइडियाज, फिक्स थॉट्स, वो हमारे अंदर नहीं आ जाती है। और गुरुकुल के अंदर हमारा पहला जो भी कर्तव्य है वो यही है कि हमें अनप्रिजुडाइज्ड रहना है। हमें फिक्स नहीं कर देना है कि हमारा मेथड ही महान, हम जिस काम से कर रहे हैं सिर्फ उसी तरीके से काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मैनी वेज। हम भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो किसी के घर में से हमें रोटी भी मिलेगी, किसी के घर में से खिचड़ी भी मिलेगी, किसी के घर में से पराठा भी मिलेगा, किसी के घर में पनीर की सब्जी भी मिलेगी, किसी के घर में चने की सब्जी भी मिलेगी, किसी के घर में छाछ भी मिलेगी। तो ये हमें भिक्षा लेना हमें सिखाता है कि एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का घर अलग है, और हर व्यक्ति की अभी की परिस्थिति भी अलग है। लेकिन हमें सब लोग दे रहे हैं ना, तो हमें ग्रेटिट्यूड रखना है। थैंक यू, आपने हमें केस दिया, थैंक यू, आपने हमें इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। उसने अपने तरीके से उसके जो अनुभव रहे हैं, उसके अभी तक के डॉक्टरों के साथ जो एक्सपीरियंस रहे हैं, अभी तक उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, उसका जो नॉलेज रहा है, उसने जो सीखा है, उसके अनुसार उसने आपको इंफॉर्मेशन दिया। हो सकता है कि काफी बार हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, तो वो पेशेंट का फॉल्ट नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? हम चाहते हैं कि थर्मल मिले, लेकिन काफी बार कोई पेशेंट हैं जो थर्मल पे अवेयर ही नहीं होते हैं। उनके लिए थर्मल इतना क्लियर अपने आप में वो क्लियर नहीं है, या तो उन्होंने अपनी लाइफ को इतना एडजस्टेबल कर लिया है कि हमें थर्मल नहीं मिलता, कई बार साइट नहीं मिलती, कई बार स्लीप नहीं मिलती। ऐसा होता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है। हमें अपने आप को गुरुकुल के विद्यार्थी के तौर पे रहना है कि हमारा तो हम भिक्षा मांगने के लिए आए हैं,
तो भिक्षा के स्वरूप में हमें जो भी मिले, उन्होंने हमें दिया है तो हम उनके शुक्रगुजार होने चाहिए, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए उनका कि आप आए हमारे पास, आपने हमें केस दिया, और आपने केस दिया उसके ऊपर से हम टोटालिटी बनाएंगे, उसके ऊपर से हम अपने मटीरिया के नॉलेज को पॉलिश करेंगे। तो आप हैं, उसकी वजह से हम अपने नॉलेज का उपयोग कर पा रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। पहली चीज हमें यह सीखनी है, हमें जो चाहिए वो मिले, इसके लिए फॉर्मेट होता है, और हमें कतई किसी भी फॉर्मेट के तहत केस टेकिंग करना नहीं होता है। हमें फ्लो में हमारा पेशेंट हमें जो भी दे उसका स्वीकार करना है। कई बार ऐसा होगा कि जिससे हम टोटालिटी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम बिगिनर की कक्षा में हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे अगर हमें ऐसा लगे तो हम थर्स्ट, थर्मल डिजायर, एवर्जन, स्लीप, ऐसा कुछ सेकंड पार्ट ऑफ केस टेकिंग में पूछ सकते हैं। तो आपने केस रिसीविंग के व्याख्यान देखे होंगे, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है फॉर्मेट के बारे में? हमें PQRS सिम्टम बहुत जगह से मिल सकते हैं। वो मेंटल जनरल हो सकते हैं, फिजिकल जनरल हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर हो सकते हैं, वो लोकेशन हो सकता है, मोडालिटी हो सकती है, कंकोमिटेंट हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है, कॉजेशन हो सकता है, कॉजिटिव मोडालिटी भी हो सकती है, वो कुछ बिहेवियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे अपने पास हैं। इन सब में से जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलता है उसको हम टोटालिटी में इंक्लूड करेंगे। सो हमारा कोई ऐसा फिक्स परफॉर्मा या फिक्स पैटर्न में हमें अपने आप को बांधना नहीं है। इतना क्लियर हो रहा है? किसी को कोई प्रश्न? इतने में किसी को कुछ समझ ना आया हो ऐसा? ओके, नेक्स्ट। केस टेकिंग इन डिफरेंट पेशेंट। केस टेकिंग इन डिफरेंट पेशेंट ऑफ डिफरेंट एजेस, डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट अवेयरनेस कैन डिफर फ्रॉम वन अदर। तो हम सबको एक लाठी से नहीं चला सकते ना। हम बोलते हैं गुजराती में कहेवत है, बधाने एक लाकड़ीए नो हंकाय, लाइक दैट। सबको जनरलाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते होम्योपैथी में। होम्योपैथी का बेसिक जो लॉ है वही इंडिविजुअलाइजेशन है। तो हर बार सब कुछ चेंज हो जाएगा सिवाय सिद्धांत। सिद्धांतों के सिवा सब कुछ चेंज हो सकता है। तो उस सिद्धांत पे आप किसी भी रास्ते पे काम करते हैं तो वो होम्योपैथी ही गिना जाता है, और उस होम्योपैथी में हम काम कर सकते हैं। तो एज टू एज केस टेकिंग डिफर हो सकता है, रीजन टू रीजन, जियोग्राफिकल रीजन टू रीजन डिफरेंट हो सकता है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर, सिटी और गांव के अंदर भी अलग होता है। हमारे यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से केस टेकिंग का, टाइप इन द सेंस हमारे बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, हमारा टोन, हमारा पूछने का तरीका वो बदल जाना चाहिए, और उसी तरीके से केस टेकिंग होता। हर बार हम कहते हैं केस टेकिंग के सेंटर के अंदर पेशेंट होना चाहिए, ना कि फिजिशियन। मैं चाहूं वो मिले, मैं चाहूं उस तरीके से मिले, मैं चाहूं उतना मिले, और मैं चाहूं वैसा मिले। तो इसके अंदर सेंटर के अंदर मैं है, और गुरुकुल के अंदर हमें वही सीखना है कि इस मैं को डिजॉल्व करना है। जिसको मैं की हवा लगी उसको फिर न दवा लगी न दुआ लगी। तो इस मैं को डिजॉल्व करना है। केस टेकिंग के सेंटर के अंदर पेशेंट है। कैसे बताना है? आप जैसे चाहे वैसे। क्या बताना है? आप जो चाहे वो। कितना बताना है? आप जितना चाहें। कैसे बताना है? जैसे आप बता पाए, आपको कंफर्टेबल हो। तो जरूरी नहीं है कि हर बार केस टेकिंग ऐसी चैम्बर के अंदर और टेबल के ऊपर बैठ के भी हो।
कई बार केस टेकिंग गांव में भी होता है, कई बार नीचे बैठ के भी होता है, कई बार टेबल नहीं भी होते हैं, कई बार पेशेंट के घर पे भी जाना पड़ता है, विजिटिंग में जाना पड़ता है, कई पेशेंट एडमिट है तो वहां हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, कई बार सिर्फ बातें करते करते ही केस टेकिंग हो जाता है। दैट्स आइडियल केस टेकिंग। सो हर रीत से इंडिविजुअलाइजेशन के तौर पे इवन फिजिशियन टू फिजिशियन भी केस टेकिंग डिफर हो जाएगा। कई दफा फिजिशियन बहुत अच्छे मूड में होता है तो केस टेकिंग अच्छा होता है, कई दफा फिजिशियन घर से लड़के आया होता है तो केस टेकिंग अच्छा नहीं भी होता है। तो पहले हमें अपने आप को टटोलना है। अगर हम साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, हम किसी इमोशन के अंदर बहे रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें अपने आप को स्टेबल करना है और फिर केस टेकिंग करना है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन गेट, इफ नॉट देन व्हाट यू कैन आस्क, इफ नॉट देन व्हाट यू कैन ऑब्जर्व। पहले तो आपको जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहिए, फिर अगर नहीं मिल रहा है कुछ भी तो कुछ पूछिए, और वो भी पूछने से भी नहीं मिल रहा है तो ऑब्जर्व कीजिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? मतलब पेशेंट जो बताए उस सिम्टम को हमें तवज्जो ज्यादा देनी है। मरीज जो हमें बताए वो सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर हमने जो पूछ के खोद के निकाले हैं वो सिम्टम। और उससे भी कम इंपॉर्टेंट है जो हमारे ऑब्जर्वेशनल, खास करके बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है वो। तो काफी बार हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर टोटली नहीं मिल रही है तो कौन से सिम्टम अवॉइड करना है? तो जो सिम्टम कम इंपॉर्टेंट है उनको अवॉइड कीजिए। जो आपने खोद के निकाले हैं, पूछ के निकाले हैं, उन सिम्टम्स को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट ने जो बताया उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को राइट साइडेड पेन हो रहा है रीनल एंगल में, और उसका रिपोर्ट के अंदर लेफ्ट साइडेड स्टोन दिखा रहा है, तो हमें रिपोर्ट से ज्यादा पेशेंट पे भरोसा करना है और लोकेशन में राइट साइड लेना है। बात समझ में आ रही है? हमारे लिए हमारा पेशेंट इंपॉर्टेंट है। मास्टर हनीमैन बार बार कहते हैं, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज, ट्रीट द पेशेंट नॉट द रिपोर्ट। और जब सेंटर में मैं रहूंगा तो हर बार मेरी ही दवाई जाएगी। तो सेंटर में मैं नहीं रहना चाहिए, सेंटर में मरीज रहना चाहिए। केस टेकिंग इन चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रन में कैसे केस टेकिंग करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, वो ओढ़ने का लेते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, खुल के सोता है कि सिकुड़ के सोता है, फीडिंग कितनी लेता है, कम लेता है या बार बार लेता है, बार बार लेता है तो थर्स्टी गिन सकते हैं, कम लेता है तो थर्स्टलेस गिन सकते हैं, स्टूल कैसा है, देखने में कैसा है, चिड़चिड़ा है कि नहीं है, लीन थीन है कि ओबेज है, और कोई तकलीफ है कि नहीं है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री ऑफ मदर, वो भी हम ले सकते हैं। तो उस सब के ऊपर से चिल्ड्रन के केस में, चिल्ड्रन स्पेशली इन्फेंट के केस में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। विलेजेस का एरिया है तो विलेजेस के एरिया के अंदर ज्यादातर मेंटल सिम्टम कम मिलते हैं, या तो हम ऐसा कहेंगे कि हमें कम मिलते हैं। हमारे मास्टर्स लोग हैं जो बहुत माइंड पे के ऊपर जिन्होंने काम किया है, उन्हें बहुत अच्छे सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन अगर केस टेकिंग इन विलेजेस, गांव के अंदर, देहात के अंदर काम करना है तो वहां पे हमें देहाती बन के काम करना पड़ेगा। हमें वहां पे उस लैंग्वेज में, उस तरीके से पूछना पड़ेगा और उस तरीके से हमें सिम्टम मिलेंगे। और ज्यादातर सिम्टम थर्स्ट, थर्मल डिजायर, एवर्जन, स्लीप और जो भी पैथोलॉजीज हैं वो मिलेंगे। काफी बार बहुत प्योर और अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी वहां पे मिलते हैं। लेकिन हमारा बॉन्ड कैसा बनता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मरीज के साथ अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बना, उसको लगना चाहिए कि सामने वाले बंदे को मेरे को ठीक करने में इंटरेस्ट है, रादर पैसा कमाने में, रादर मेरे से पैसे ले लेने में, रादर और कुछ में, या तो मैं अपने क्लिनिक पे बुलाने में। कैंप भी दो तरीके के होते हैं। एक कैंप सेवा से होते हैं जिसका उद्देश्य होता है मरीज को अच्छा हो उसके लिए काम करना, दर्दी नारायण की सेवा करना। और दूसरे ऐसे भी कैंप्स होते हैं जहां पे हमारा उद्देश्य ऐसा रहता है कि किस तरीके से अपने पेशेंट, अपने क्लिनिक पे पेशेंट की संख्या बढ़ाना। तो अगर उस उद्देश्य से काम हो रहा है तो भी रेपो क्रिएट नहीं होगा और केस टेकिंग में बहुत तकलीफें एवं दिक्कतें आएंगी।
बात क्लियर हो रही है? हमारे काम करने के मोरल क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके ऊपर ही हमारी सफलता निश्चित होती है। तो विलेजेस में केस टेकिंग जब करेंगे तो हम अपने पेशेंट से कनेक्ट होने चाहिए, रेपो डेवलप होना चाहिए, और उनको हमें विश्वास दिलाना है कि हम अपने नॉलेज का आपको ठीक करने के लिए तहे दिल से प्रयत्न करेंगे, हमसे हो पाएगा उतना हम आपके लिए मेहनत करने को रेडी है। और उसके बाद केस टेकिंग शुरू होना चाहिए कहीं भी। केस टेकिंग इन बेड रिडन और अनकॉन्शियस पेशेंट, तो वहां पे हम टच करके देख सकते हैं 1 फुट कोल्ड 1 फुट हॉट है, या कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड, या हॉट पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड, यूरिन आउटपुट कैसा है, पेशेंट की आई की जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या डायलेटेशन हो रहा है, तो वो भी सिम्टम हैं। पल्स के सिम्टम हैं, फीबल पल्स, स्मॉल पल्स, रैपिड पल्स, इस तरीके से। रेस्पिरेशन के भी सिम्टम्स हैं, ऑब्जर्वेशन के सिम्टम होते हैं, डिस्चार्ज के सिम्टम हैं कि यूरिन कैसा है, स्टूल कैसा है, उसमें से ऑर्डर कैसा है, उसका कलर कैसा है। तो जब बेड रिडन और अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो इतनी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। इसके अलावा की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम उनके रिलेटिव से वगैरह से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद टोटालिटी बना के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। केस टेकिंग इन हाईली इंटेलेक्चुअल पेशेंट, अब ये एरा भी बढ़ रहा है, सब लोग पूरा जानकारी लेके आते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे सब कुछ सर्च करके बैठे हुए होते हैं, और आके पूरे की पूरी मेडिसिन टप 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 बोल देते हैं। तो वहां पे भी हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि दो ऐसी तकलीफें हैं, एक तो कुछ न मिलना और बहुत कुछ मिलना। कुछ न मिलना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां कुछ लेने के लिए आप मेहनत करेंगे, लेकिन जब बहुत कुछ मिलता है तो उसमें से क्या लेना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हाईली इंटेलेक्चुअल पेशेंट होते हैं, बहुत कुछ आके बोलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इसमें से क्या है जो पेशेंट का ओरिजिनल है और क्या है जो पेशेंट हमें बता रहे हैं। और वो डिफरेंशिएट करके जो ओरिजिनल है, जो केस में 3 बार 4 बार वेरीफाइड हुआ है, या जो केस के अंदर बहुत मार्क्ड है, जिसकी इंटेंसिटी या सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, उन सिम्टम पे ही भरोसा करना है। भले ही हमें 5 पन्नों का केस मिला हो, लेकिन उसमें से 3 4 या 5 सिम्टम ही ऐसे निकालने हैं कि जिनके ऊपर हम रिलाय कर सकें, और उन ट्रस्टवर्दी सिम्टम की टोटालिटी बना के ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। इतने में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी को कोई प्रश्न? पीडियाट्रिक के एग्जाम्पल में कहा जाए तो बार बार फीडिंग लेता है तो थर्स्टी, फीडिंग कम लेता है तो थर्स्टलेस, खुल के सोता है तो हॉट, ओढ़ना नहीं लेता है तो हॉट, ओढ़ना निकाल देता है तो हॉट और कवर एवर्जन, ओढ़ना लेके सोता है तो चिली, सिकुड़ के सोता है तो चिली। ठीक है, इसके अलावा उसको जो भी वॉमिट वगैरह हो रहा है और कुछ हो रहा है तो उसका भी सिम्टम ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में मदर बोलती है मेरे को सॉल्ट लेने का बहुत मन हो रहा था, मेरे को खट्टा बहुत पसंद आ रहा था, मेरे को दूध तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो सब चीजें भी हम प्रेगनेंसी ड्यूरिंग की मदर की जो हिस्ट्री होती है वो बच्चे के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कई दफा प्रेगनेंसी में मदर को कोई छोटी मोटी तकलीफें हुई होती हैं, तो उसका भी लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट लेके वो भी बच्चे के अंदर ले सकते हैं। लेकिन जब तक बच्चे का खुद का सिम्टम मिल रहा है तब तक हम मदर के सिम्टम को, मतलब प्रेगनेंसी वाले सिम्टम को इतना तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उसके ऊपर से भी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। कई दफा बच्चा वॉमिट करता है तो कर्ड जैसी वॉमिटिंग देखने को मिलती है, ग्रीनिश डायरिया, ऑफेंसिव डायरिया, लीन थीन बच्चा, ओबेस बच्चा। अब ओबेस बच्चा है और उसको पर्सपिरेशन हो रहा है फोरहेड पे और ओढ़ के सोता है, तो हम वहां पे कैलकेरिया जैसी मेडिसिन सोच सकते हैं। लीन थीन बच्चा है और मम्मी बोल रही है मेरे को बहुत सॉल्ट डिजायर हो रही थी, और बच्चा हमने लीन थीन देखा है और उसको यही दिक्कत है कि डॉक्टर साहब इसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। तो वेरी इजी। ठीक है, क्लियर इतना? और कोई प्रश्न किसी को?
किसी को कोई प्रश्न हो तो कहिए, क्योंकि ये प्रश्नों का ही सेशन है। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल जनरल्स ही क्यों लेने चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो पूरे 2.5 घंटे का लेक्चर लिया है। पहला तो हमें जो मिले वो लेना चाहिए। दूसरा कि जो मिले वो लेने के लिए आना चाहिए ना। एक क्वेश्चन है, व्हाट यू नो दैट योर आईज कैन सी। आप जो जानते हैं आपकी आंखें वही देख पाती हैं। सो मेंटल सिम्टम हैं या और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं, वो सब सिम्टम हमें देखने भी आने चाहिए, और वो सिम्टम हम देख पाएंगे तो हम ले पाएंगे। तो हम फिजिकल जर्नल्स के ऊपर क्यों रिलाई करते हैं रादर मेंटल्स? क्योंकि अभी तो आप सबको मालूम होगा मेंटल्स का एरा चल रहा है। लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि होम्योपैथी मतलब मेंटल और माइंड की ही पूरी बातें चल रही हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जिनको आता है, जिनको कॉन्फिडेंस है और जिनको अच्छे गुरु मिले हैं वो सिखाने के लिए, वो लोग बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं और कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम ऐसा कतई नहीं कह रहे हैं कि दूसरे रास्ते खराब हैं, गलत हैं और सिर्फ हमारा सही है। वो भी अच्छे हैं, सही हैं, आपको जो ठीक लगे, आपको जैसे गुरु मिले। हमें ऐसे गुरु मिले कि जिन्होंने हमें सरल होम्योपैथी सिखाया कि बच्चा तुम्हें कुछ नहीं आता है तो भी तुम होम्योपैथी कर पाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम होम्योपैथी कर पाओगे, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए। और फिजिकल जनरल्स क्यों लेते हैं? ट्रस्ट वर्दी है ना। कोई भी बोल सकता है मेरे को खट्टा पसंद है, मेरे को मीठा पसंद है, मैं सीधा सोता हूँ, दाहिना सोता हूँ, बाइना सोता हूँ, मेरे को ठंड पसंद है, मेरे को गर्मी पसंद है, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। तो कोई भी कह सकता है और उसके ऊपर हम रिलाई भी कर सकते हैं ना। तो उसको फियर भी नहीं रहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को जज कर लेंगे। इसके रादर कोई ऐसा कैसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत जेलसी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसको डर लगेगा ना ये बोलने में। ऐसा कौन बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरी सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ गई है, मुझे बहुत इच्छा हो जाती है? बहुत कम बोलेंगे। और सबको क्या है कि अपनी सोसाइटी का एक पूरा स्ट्रक्चर है और सबको उस स्ट्रक्चर में रह के चलना होता है ना। तो जो नॉर्म सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे वो हमें नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ब्राह्मण पेशेंट आया तो वो आपको कैसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को आमलेट बहुत पसंद है, या तो मैं आमलेट खाने के लिए जाता हूँ। ब्राह्मण इन द सेंस हम गुजरात की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज्यादातर लोग वेजिटेरियंस हैं। तो उसको लगेगा कि मैं जैसे बताऊंगा ऐसी चीजें, या तो कोई ऐसा बहुत रिलीजियस आदमी है और वो आपको बोले कि मेरे को बहुत जेलसी होती है। जेलसी तो किसी को वो हो सकती है, नॉर्मल है, लेकिन हम सीधा उसके ऊपर क्या करेंगे? साधु महात्मा रिलीजियस आटला लोगों ना तमे संपर्क में रहो छो, आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, फिर भी आपके अंदर जेलसी है, तो उसको फियर ऑफ जजमेंट आएगा। तो हमें इसीलिए वो ट्रस्ट डेवलप करना है। तो फिजिकल जनरल्स बहुत ट्रस्टवर्दी हैं क्योंकि पेशेंट आसानी से दे सकता है, कैन नॉट बी मिस जज इजीली। वो हमें बोलेगा मेरे को तीखा पसंद है, तो हम क्या समझेंगे? मेरे को तीखा पसंद है। लेकिन जब हम मेंटल्स के अंदर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो पेशेंट ने जो बोला वो, हमने जो इंटरप्रीट किया वो, और रेपर्टरी के अंदर जो रूब्रिक है वो, और मटीरिया के अंदर जो लिखा हुआ सिम्टम है वो चारों एक ही होने चाहिए। अगर उसमें कहीं भी फॉल्ट आया तो मेडिसिन गलत जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो हम उसको मिसजज नहीं कर सकते ना। पेशेंट जो बोलना वो बोल रहा है मुझे तीखा पसंद है मतलब तीखा पसंद है, मैं सीधे सोता हूं मतलब मैं सीधे सोता हूं। जबकि हम मेंटल्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे मिसजज होना बहुत कॉमन। दूसरा, विल नॉट चेंज टू फ्रीक्वेंटली। हमारा मेंटल्स क्या है, अपने इमोशन के अनुसार, थॉट्स के अनुसार काफी सारे मेंटल्स चेंज होते रहते हैं। तो किन मेंटल पे रिलाय करना? मेंटल सेंसिटिविटी
मेंटल डिस्पोजिशन या मेंटल रिएक्शन, इन तीनों में से ये सिम्टम कौन सा है और इसको पकड़ के क्या रियलाइज करना और इसको कैसे लेना, वो अगर नहीं आता है तो हम मिसगाइड हो जाएंगे और हम गलत हो जाएंगे। इसीलिए हम फिजिकल जर्नल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स होते हैं, हमारा कोई एडवांस टीचिंग प्रोग्राम नहीं है, हम किसी अच्छे डॉक्टर की जो 20-25 या 10-15 सालों से 5 सालों से अच्छी होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके डिफिकल्ट केसों को कैसे सॉल्व करना है ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। हम तो होम्योपैथी शुरू कैसे करना है ये शेयर कर रहे हैं। 10 साल के बाद हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको ऐसे मेंटल लेने चाहिए, अब इसको छोड़ दो, हॉट चिली को छोड़ दो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए 10 साल की तपस्या अनिवार्य है। 200 दिनों तक लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं, वो 10 सालों तक तो कौन करेगा। कैन हेल्प इन फाइंडिंग अ कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम में मेंटल ही होना चाहिए ऐसा बॉनिक हुसैन साहब ने कहीं भी नहीं लिखा है। तो कंप्लीट सिम्टम में हमें साइड अफिनिटी से लोकेशन मिलता है, थर्मल से मोडालिटी, स्लीप पोजीशन से मोडालिटी मिलती है, डिजायर एवर्जन से कंकोमिटेंट मिलता है, और उसका जो सेंसेशन या कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज है वो तो वही रहता है। सो हम सिम्टम को आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं और इसीलिए हम फिजिकल जर्नल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारा कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि सिर्फ इस तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है, कि यही तरीका सही है, कि दूसरे तरीके गलत हैं, कि वो नहीं करना चाहिए, ऐसा हम कतई नहीं बोल रहे। आपको जिसके भी अच्छे गुरु मिले और आपकी श्रद्धा जहां बैठे उनके पाथ को फॉलो कीजिए। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो कहिए। क्लियर? ये जनवरी बैच के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके सब सवाल हैं, और जनवरी का बैच कंप्लीट हो रहा है विद इन शॉर्ट टाइम। कोई प्रश्न किसी को? नेक्स्ट, हाउ टू टेक एंड व्हेन टू कंसीडर। फिजिकल जर्नल्स कैसे लेने चाहिए? अब ये बहुत ट्रिकी सवाल है, क्योंकि ये प्योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कि थर्मल कैसे लिया जाता है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, ठंड पसंद है कि गर्मी पसंद है। अगर ठंड पसंद है तो हॉट, गर्मी पसंद है तो चिल। पहले तो ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, क्या पसंद है ज्यादा। फिर धीरे धीरे ऑप्शन देंगे, कौन सी वेदर पसंद है, क्या ज्यादा आप सहन कर पाते हैं, क्या ज्यादा सहन नहीं होता, आप किसके ऊपर ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप विंटर में बिना स्वेटर के आपको चलेगा कि नहीं चलेगा, समर में बिना फैन के चलेगा कि नहीं चलेगा, आप एसी कितने पे लगाते हैं, आपके फैमिली में दूसरे लोग हैं उनकी सापेक्ष में आपको ठंड ज्यादा लगती है कि कम लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है कि कम लगती है, नहाना कैसे पानी से होता है, ओढ़ना कैसे लेते हैं, फैन कितने पे रखते हैं। ऐसे सवाल पूछ के हम उसका थर्मल डिसाइड कर सकते हैं। आइदर पेशेंट सेंसिटिव टू हॉट मिलेगा, आइदर कोल्ड मिलेगा, देयर इज नो एम्बी थर्मल। क्लियर? उसी तरीके से हाँ हाँ अच्छा क्या लगता है? बीच का मौसम मतलब कितना डिग्री? हाँ, हमें वही पूछना है ना कि ठंडी और गर्मी दोनों एक्सट्रीम होता है, आपको एक्सट्रीम पसंद नहीं है, वो हम समझ गए, लेकिन दोनों में से एक पसंद करना हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हम जब थर्मल के ऊपर मेडिसिन डिफरेंशिएट करते हैं तो बिना थर्मल के कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इस थर्मल की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी। हो सकेगा कि पेशेंट चिली मिलेगा तो भी हम हॉट मेडिसिन स्ट्रांगली आ रही होगी तो हम देंगे।
उसी तरीके से थर्स्ट है, प्यास कैसी लगती है। पेशेंट बोलेगा सर बहुत पानी पीता हूं, जब से पथरी हुआ है ना मैं 5 लीटर पी जाता हूं। वो कितना पीता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, प्यास कितनी लगती है, उसको पानी पीने की जो तलब है वो कितनी महसूस होती है, वो ज्यादा होती है तो थर्स्टी, कम होती है तो थर्स्टलेस। पूछ सकते हैं कैसा पानी पसंद है, कैसे पीते हो, थोड़ा थोड़ा पीते हो, ज्यादा ज्यादा पीते हो, लॉन्ग टाइम में पीते हो, शॉर्ट टाइम में पीते हो, ऐसा पूछ के भी दूसरे सिम्टम हमें मिल सकते हैं। डिजायर, एवर्जन एंड एग्रावेशन। आपको खाने पीने में क्या पसंद है, पहले तो ऐसा ही पूछना चाहिए। अगर वहां से आंसर नहीं मिलता है तो क्या नापसंद है, आंसर नहीं मिलता है तो हम ऑप्शन दे सकते हैं, अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग वानगी डिशेज हैं, उन सब में से आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। फिर भी नहीं मिलता है तो थोड़े ऑप्शन देंगे, खारा खट्टा तीखा मीठा। उसके जैसे जितने हम नीचे गिरते गए उतनी इस सिम्टम की इंपॉर्टेंस भी नीचे गिरती गई। बात समझ में आ रही है। अगर सीधा पेशेंट बोल रहे डॉक्टर साहब मेरे को फिश बहुत पसंद है, मेरा एक दिन भी फिश के बिना नहीं जाता, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन फिश डिजायर को छोड़ के नहीं होगा। लेकिन हमने पूछा कि क्या पसंद है, खारा खट्टा तीखा मीठा, कोई वानगी, वेज नॉन वेज, और उसके बाद ऐसे तो सब पसंद है डॉक्टर साहब, लेकिन वो कभी कभार अगर फिश होती है तो मजा आ जाता है, तो यहाँ पे हम फिश डिजायर शायद छोड़ भी देंगे। क्लियर हो रही है बात। उसी तरीके से मोडालिटी है, तो कब एग्रावेशन है। कई बार पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब दूध पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उससे एसिडिटी हो जाता है, उससे डायरिया हो जाता है, तो ये एग्रावेशन है, ये एवर्जन नहीं। मोडालिटीज, आपकी तकलीफें कब बढ़ जाती हैं, कब घट जाती हैं, कब अच्छा लगता है, कब अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें टाइम मोडालिटी भी हो सकती है, वेदर मोडालिटी भी हो सकती है, पोजीशन की मोडालिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव मोडालिटी भी हो सकती है, एलिमेंट्स फ्रॉम। तो वो कैसे लेना है, तो कब अच्छा लगता है कब अच्छा नहीं लगता है, कैसे हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, हाँ हाँ, सुबह दोपहर शाम रात, 2 बजे 4 बजे 5 बजे 10 बजे 12 बजे, कब तकलीफें बढ़ जाती हैं, कैसा होता है, खाने पीने से, ये खाने से, वो खाने से, ये खाने से, वो पीने से। इस तरीके के सवाल क्रिएट करके हम वहां से मोडालिटी निकाल सकते हैं। आपको नींद कैसी आती है, डॉक्टर साहब अच्छी आती है। तो अच्छी नींद का तो हमारे पास कोई सिम्टम नहीं है। किस पोजीशन में नींद अच्छी आती है, तो अगर सीधा जवाब मिल गया कि मैं तो राइट साइड ही सोता हूं, तो उस सिम्टम को छोड़ के प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। लेकिन अगर सीधा जवाब नहीं मिलता है तो हम पूछ सकते हैं दाहिने बाहिने, पीठ के बल, पेट के बल, कैसे ज्यादा अच्छी नींद आती है। नींद में कुछ सपने वगैरह आते हैं क्या, मुंह में से निकलना, या डर लगना, या जग जाना, ऐसा कुछ होता है क्या। अगर होता है तो ये सब सिम्टम है, पूछ सकते हैं हम पेशेंट को। जैसे जैसे हम केस टेकिंग करेंगे और जैसे जैसे मटीरियल पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा केस टेकिंग इंप्रूव होगा। तो ये प्योर प्रैक्टिकल है और किसी अच्छे गुरु के साथ बैठ के ही सीखा जा सकता है। फिर भी हमसे हुआ उतना हमने एक्सप्लेन किया है। किसी को कोई प्रश्न इसमें? डोज, पोटेंसी एंड रिपीटेशन। नेक्स्ट। अब डोज पोट, हाँ पूछिए। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसी पंखा चला रहा है मतलब हॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिसाइड करना है ना कि वो हॉट है कि चिली है। तो वो गर्म पानी से नहा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, सब पेशेंट आर्थराइटिस का है और आयुर्वेद के अनुसार गर्म पानी से नहाने से उसको अच्छा लगता है, तो ये वार्म अमिलियोरेशन मिलता है हमें। लेकिन उसको ठंड पसंद है मतलब पेशेंट हॉट है। हाँ बिल्कुल।
तो छोड़ देना है ना प्यास वहां पे। हाँ, मिले वही लेना है। हम तो ब्रह्मचारी हैं, भिक्षा मांगने निकले हैं, जो मिले वो खाना है। गुरुकुल का मतलब ही वही है कि वो आपका पूरा मेंटल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, कहिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दूसरा कुछ नहीं मिलता है तो जो जवाब दूसरी बारी में मिलते हैं उसको भी कंसीडर करना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम हाई है। जो तुरंत आ गए वो हाई है। स्पॉन्टेनियस जो आंसर मिला ना, इवन आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पेशेंट ने आके बताया, डॉक्टर साहब देखिए इधर इधर मेरे को दुख रहा है, तो फिर आप वहां पे राइट रिस्ट को नहीं छोड़ सकते। हमारे एक साहब हैं, वो हमें बहुत अच्छा बताते हैं, जे देखाय છે એ લેતા નથી ને નથી દેખાતું એની પાછળ ભાગો છો। क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते थे उन दिनों में, माइंड 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 के पीछे। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को इधर वाट्स हुआ है, इधर, फिर भी हम उसको नहीं 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 तुम्हारा स्वभाव केवो छे, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट हमें जो दे रहा है वो लो, और जो स्पॉन्टेनियसली मिले वो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पेशेंट बोल रहा है कि साहब मारो स्वभाव है ना एकदम खराब, हूँ एकदम खराब मानस छू, मारा गुस्सा नहीं तो बात ज जवा दो। पेशेंट ऐसा बोलता है कि मेरा स्वभाव एकदम खराब है, मेरे गुस्से की तो बात ही जाने दो, मैं गुस्से में अपने आप का भी नहीं होता हूं, तो वहां पे शांत रेमेडीज नहीं आएंगी। दवाई किसको देनी है? हाँ, तो फिर वो बोलेगा वही लेना है। ज्यादातर हमारे होम्योपैथी के अंदर इसी तालीम की कमी है कि हम मी को, अपने आप को सेंटर में रख के चलते हैं कि मैं हूं सेंटर में और मेरे आजू बाजू दुनिया घूमे। ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी खुद भी अपनी धरी पे घूमती है, सूर्य के आजू बाजू घूमती है, चंद्र पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है, सूर्य गैलेक्सी के सेंटर के आजू बाजू घूमता है, पूरी गैलेक्सी ब्रह्मांड के अंदर घूमती है। तो उसके अंदर तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी हम कहेंगे नहीं मैं डॉक्टर, मैं बोलूं वैसा करो। ऐसा नहीं होता है। वो जो दे वो हमें ले लेना है। ठीक है। डोज, पोटेंसी एंड रिपीटेशन, तो पूरा 1-1.25 घंटे का व्याख्यान इसी के ऊपर है। आप सबसे विनती है आप वो व्याख्यान देख लीजिए। पीडियाट्रिक में क्या करना है, एक्यूट में क्या करना है, जीनेटिक डिसऑर्डर में क्या करना है, क्रॉनिक में क्या करना है, और फेटल डिसीज में क्या करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है। पहली चीज, हमें कोई केस नहीं देखना है, वो पीडियाट्रिक से जीडियाट्रिक हो सकता है, कुछ भी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पूरा डोज, पोटेंसी एंड रिपीटेशन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर निर्भर है। जो केस हमें बहुत क्लियर मिलता है तो उस केस में हम हायर पोटेंसी देंगे, लोअर रिपीटेशन करेंगे। और जो केस हमें खोद के निकालना पड़ता है, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बहुत कम है, पैथोलॉजीज बहुत ज्यादा हैं, ग्रोस पैथोलॉजी है, तो ऑटोमेटिक ग्रोस पैथोलॉजी में हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बहुत कम मिलेंगे। तो उस टाइम पे हमें लोअर पोटेंसी में जाना है और हायर द रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट। तो डॉक्टर जयमीन ने बहुत अच्छा पीपीटी बना दिया है आपको कि मोर पीक्यूआरएस, हायर द पोटेंसी, लेस द रिपीटेशन। वो पीडियाट्रिक है, जीरियाट्रिक है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, कुछ भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पीक्यूआरएस हमें पहले ही सीधे कंफर्म मिल रहे हैं और केस में ज्यादा मिल रहे हैं, तो वहां पे हायर पोटेंसी, लेस द रिपीटेशन। अवे फ्रॉम पैथोलॉजी, तो हायर पोटेंसी, लोअर रिपीटेशन। अवे फ्रॉम पैथोलॉजी का मतलब क्या कि जो पैथोलॉजी है उसके दूर के, मतलब कंकोमिटेंट्स की संख्या अब केस में बहुत ज्यादा है, बहुत क्लियर कट मेंटल जनरल्स मिल रहे हैं, बहुत क्लियर कट मेंटल इंडिकेशन
मिल रहे हैं या कंकोमिटेंट्स बहुत क्लियर मिल रहे हैं, जिस केस में पैथोलॉजी के सिम्टम के ऊपर हमारा टोटालिटी बेस नहीं है, पैथोलॉजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे अवे के सिम्टम मिल रहे हैं, बहुत समझना है। तो वहां पे हायर द पोटेंसी लोअर द रिपीटेशन, हमें बहुत वेग सिम्टम मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा कुछ केस में मिल नहीं रहा है, हमें खोद खोद के 3 4 5 सिम्टम निकालने पड़े हैं, उनके ऊपर भी कितना हम रिलाय कर पाए ये हमें भी मालूम नहीं है। तो वो कैसी केसेस 2-3 कंडीशन में होंगे, एक तो फिजिशियन को केस लेना अच्छा नहीं आ रहा है, दूसरा पेशेंट अनअवेयर है या पेशेंट को ग्रोस पैथोलॉजी है। तो उन तीनों कंडीशन के अंदर हमें लोअर पोटेंसी और मोर रिपीटेशन करना पड़ेगा। ऑन फिजिकल पर्टिकुलर्स, जब हम थेराप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पाइल्स के केस में 1-2 सिम्टम मिले और एस्क्यूलस का प्रिस्क्रिप्शन हुआ, या जॉइंट पेन के केस में 1-2 सिम्टम मिले और रस्टॉक्स जॉइंट पेन देख के एक मोडालिटी देख के प्रिस्क्राइब किया है, तो वहां पे लोअर द पोटेंसी मोर द रिपीटेशन। आपकी पोटेंसी चाहे डेसिमल स्केल में हो, चाहे सेंटीसिमल स्केल में हो, चाहे 50 मिलीसिमल स्केल में हो, आप किसी भी स्केल की पोटेंसी यूज कर सकते हैं। अपना ये जो नियम है वो हर जगह पे लागू पड़ता है। क्लियर? समझ गए? जो डॉक्टर डेसिमल में प्रिस्क्राइब करते हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होगा, जो सेंटीसिमल में करेंगे उनके लिए भी यही नियम है, और जो 50 मिलीसिमल में करेंगे उनके लिए भी यही नियम है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि एलएम पोटेंसी यूज करेंगे तो उसके लिए नियम चेंज हो जाएंगी। सिद्धांत सिद्धांत है और सत्य उसी को कहा जाता है। सूरज पूरब में उगेगा, वो अमेरिका से लेके इंडिया तक कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, वो पूरब में ही उगरे। उसी को सत्य कहा जाता है। तो इन फ्यूचर शायद कोई नई स्केल भी आ सकती है। अभी तक तो हमारे पास 3 ही स्केल हैं, लेकिन इन फ्यूचर शायद कोई नई स्केल भी आ सकती है। फिर भी हमारा नियम यही रहेगा, मोर पीक्यूआरएस हायर पोटेंसी लेस रिपीटेशन, अवे फ्रॉम पैथोलॉजी हायर पोटेंसी लोअर रिपीटेशन, वेग सिम्टम लोअर पोटेंसी मोर रिपीटेशन, ऑन फिजिकल पर्टिकुलर्स लोअर पोटेंसी मोर रिपीटेशन। इतना दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसमें किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हमने कहा कि है, हम कह रहे हैं वही सत्य है। हम तो कह ही रहे हैं कि सब आपने हमारे टोटल 250 लेक्चर्स हैं सर, कितने देखे हैं? हाँ बस, तो फिर देखिएगा, उसके अंदर सारे प्रमाण दिए गए हैं। हाँ तो वो 50 मिलीसिमल करेंगे क्योंकि उनकी वो ज्यादा रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम में ज्यादातर मेंटल सिम्टम्स लिए जाते हैं जो अवे फ्रॉम पैथोलॉजी हैं। और आप देखिए कि अवे फ्रॉम पैथोलॉजी है तो आप हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप 0/30 तक जा सकते हैं, 0/50 तक जाइए, 0/100 तक जाइए। जब आप अवे फ्रॉम पैथोलॉजी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे आपके पास मेंटल इंडिकेशन हैं, तो उनका वाक्य सही है कि हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। जो लोग थेराप्यूटिक पे प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो ज्यादा रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन द ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑन द फिजिकल पर्टिकुलर, तो वहां ज्यादा रिपीट होगा। हम
हम तो कतई नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो सत्य है। आपको जो स्केल यूज करना हो, हमारा कहने का मतलब यही है कि आप अगर डेसिमल स्केल यूज करते हैं और आपको हायर पीक्यूआरएस मिल रहे हैं तो आप उसमें भी हायर पोटेंसी में जाएं। आप सेंटीसिमल स्केल यूज कर रहे हैं और आपको हायर पीक्यूआरएस मिल रहे हैं तो उसमें भी आप हायर पोटेंसी पे जाएं। आपको अगर आप 50 मिलीसिमल स्केल यूज कर रहे हैं और उसमें भी आपको हायर सिम्टम मिल रहे हैं तो आप हायर पोटेंसी पे जाएं। अगर आप 50 मिलीसिमल स्केल यूज कर रहे हैं लेकिन वहां भी आपका प्रिस्क्रिप्शन अगर फिजिकल पर्टिकुलर के बेस के ऊपर है तो वहां पे भी हमें लोअर पोटेंसी से प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हाँ, सर जी क्लियर? सर चले गए? अब क्या कर सकते हैं? ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने का मतलब यही था। डॉक्टर साहब ने कहा कि एच ए रॉबर्ट के अंदर झार ससेप्टिबिलिटी का जो चैप्टर है उसके अंदर ये सब बातें दी हुई हैं। ठीक है, और हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, फिर से हम आपको कह रहे हैं कि हम ही सच्चे हैं और सब गलत हैं। हम तो आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है और वो लोग अपनी मेथड के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, सर ने जो बताया वो लोग कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं ये हमने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो हम क्षमा चाहते हैं उनसे। आप और किसी को कोई प्रश्न है तो कहिए। वो हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको जो मेथड अच्छा लगे वो उस मेथड को फॉलो करे। हम तो अभी बेस की ही बात बता रहे हैं, हमने कतई नहीं कहा है कि 50 मिलीसिमल यूज ना कीजिए या वो गलत बात है, लेकिन फिर भी सर को शायद अच्छा नहीं लगा है। हाँ जी, कहिए कहिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसके ऊपर अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कहिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट। हाँ कहिए। देखिए स्टोन, वेरी गुड। अब देखिए आप जो बोल रहे हैं कि लार्ज स्टोन है तो स्टोन ग्रोथ पैथोलॉजी नहीं है। होम्योपैथी के अनुसार जब आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिलते हैं वो ग्रोथ पैथोलॉजी है, और जब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं तो वो ग्रोथ पैथोलॉजी नहीं है। आप, एवरी केस इज इंडिविजुअल। आपके केस में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहे हैं तो वो ग्रोथ पैथोलॉजी नहीं गिन सकते। इसका मतलब वहां पे रिजल्ट की संभावनाएं हैं। ठीक है, और कुछ भी है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्लियर मिले तो केस में रिजल्ट की संभावनाएं ज्यादा हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कम मिले तो रिजल्ट की संभावना कम है, वहां पे वेरिएशन होगा।
उसके लिए हम फिर से लेक्चर रखेंगे, वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। nosode as an anti-miasmatic or as an similimum. When to use as an anti-miasmatic? If the remedy resembles the miasm of the case, if after all the effort the medicine yet the right choice but desirable result is not there, sometime to fasten the process of cure, use it in higher potency. तो उसके लिए जब हम एंटी मायाजमेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास मायाजम का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। विदाउट मायाजम के नॉलेज हमें एंटी मायाजमेटिक और नोसोड के अंदर नहीं घुसना है, हमें सिमिलिमम दे। जो केस ऐसे होंगे जहां पे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारी चॉइस ऑफ मेडिसिन वही है, कहां पे मायाजमेटिक ब्लॉक है, या तो हम रिजल्ट को फास्ट करना चाहते हैं, तब हम हायर पोटेंसी में एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन के तौर के ऊपर नोसोड का यूज करते हैं। When to use as a सिमिलिमम, कई दफा ऐसा होता है कि ट्यूबरकुलाइनम ही टोटालिटी में आती है, मेडोराइनम ही टोटालिटी में आती है। तो जब टोटालिटी में किसी नोसोड का आना होता है तब क्लियर कट सिम्टम ऑफ दैट नोसोड हमें मिलते हैं किसी केस में, तो वहां पे एज अ सिमिलिमम हमें वो नोसोड प्रिस्क्राइब करना होता है। क्लियर? Next, intercurrent and anti-miasmatic. When facing a paucity of symptom or a case of chronic nature, while the course of treatment, sometimes a physician need to prescribe different medicine depending upon the presenting totality, and after that previous remedy can again be continued. Such is called an intercurrent prescription. सो इंटरकरंट प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब बीच बीच में हमें ब्लॉकेज मिलते हैं या कुछ दूसरी मेडिसिन के कारण या दूसरी किसी सब्सटेंस के कारण ब्लॉकेज हो सकता है, मायाजम के कारण ब्लॉकेज हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो दूर करने के लिए बीच में एक आध डोज ऑफ दैट मेडिसिन देके फिर से वही मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं, तो उस मेडिसिन को इंटरकरंट कहा जाता है। इंटरकरंट मेडिसिन के तौर पे नोसोड्स भी हो सकते हैं, सार्कोड्स भी हो सकते हैं, पोलीक्रेस्ट मेडिसिन भी हो सकती हैं, वो सब इंटरकरंट मेडिसिन के यूज तौर के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन की बात करते हैं तो एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन की बात करने पर हमारे जहन में मायाजम का नॉलेज होना अनिवार्य है। जब हम मायाजम के बारे में जानते हैं और उस प्रकार से अगर मायाजम के ऊपर काम करके हम मायाजमेटिक टोटालिटी बनाते हैं और उस टोटालिटी के अनुसार किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम एज अ एंटी मायाजमेटिक तौर के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं। नोसोड्स इंट्रोड्यूस होने के बाद ज्यादातर नोसोड्स यूज हो रहे हैं। उससे पहले हनीमैन ने 3 एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन दी थी, सल्फर सोरा के लिए, थूजा साइकोटिक के लिए और मर्कसोल सिफिलिस के लिए। क्लियर? सो एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन इंटरकरंट हो सकती है, लेकिन सब इंटरकरंट एंटी मायाजमेटिक नहीं हो सकती। क्लियर? और किसी को कोई प्रश्न? असिम्टोमेटिक केस, ऐसे केस में क्या करना है जहां कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ फास्ट हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ किसी रिपोर्ट्स के अंदर कुछ डायग्नोसिस आए हैं जो ह्यूमंस ने तय किए हैं कि ये इतने पैरामीटर में होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, और वो उससे कुछ ज्यादा या कुछ कम है। There is no patient without symptom. If there are no symptom, there is nothing to treat. इतना हम समझ पाए हैं। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? वो सिम्टम होने चाहिए, चाहे शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, इमोशनल स्तर पे हो, कहीं भी सिम्टम होंगे तो हम ट्रीट कर पाएंगे, ऐसे ही ट्रीट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है लेकिन उनको सिम्टम है, तो हम उसको ट्रीट कर पाते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट से अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन बहुत ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कुछ नहीं है लेकिन उनके रिपोर्ट में कुछ है, तो हमारा तो हमेशा यही तरीका रहता है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द रिपोर्ट। हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है और हम यही काम करते हैं। हाँ, अगर फिर भी हमें लगे कि ये कुछ ट्रीट करने लायक है
या इसमें हमें कुछ देना चाहिए, तो सिम्टम्स नहीं है तो हम उसकी फैमिली हिस्ट्री से मायाजम का डायग्नोसिस करेंगे और वहां पे हम एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन का डोज दे सकते, और फिर अगर कुछ सिम्टम्स मिले तो टोटालिटी बना के प्रिस्क्रिप्शन होगा। क्लियर? किसी को कोई प्रश्न इसके ऊपर? आज एंटीसोरिक के तौर के ऊपर सोराइनम, एंटीसाइकोटिक के तौर के ऊपर मेडोरिनम और एंटीसिफिलिस के तौर के ऊपर सिफिलाइनम का प्रयोग होता है ज्यादातर। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड। You have to treat that anxiety. So आपको सिम्टम मिला ना, फर्स्ट सेल है, तो हम यही कह रहे हैं कि पेशेंट को अगर कुछ सिम्टम नहीं है, सिर्फ कुछ फाइंडिंग मिला है, तो वो फाइंडिंग के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वेरिएशंस हुए हों, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर नीचे लिखा होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ऐसी स्टेज में कि जहां सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे हम फैमिली हिस्ट्री से मायाजम का डायग्नोसिस करके दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट आया कि पस सेल विथ एंजाइटी, तो नाउ आपके पेशेंट को सिम्टम है और आपको ट्रीट करना चाहिए। हाँ हाँ जी, कहिए कहिए। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, clear asymptomatic case. Now, cause of the disease. एक क्वेश्चन था, if we cannot identify the cause, can we remove the cause? Our mission is only to restore the sick to health to cure, not to identify the cause or to remove the cause. मतलब हमारा मिशन है वो है पेशेंट को रिस्टोर करना, और कॉज को बोला जाता है पॉजिटिव मोडालिटी। सो एक मोडालिटी हमें नहीं मिलने से हमारी टोटालिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। मास्टर हनीमैन ने टोटालिटी के लिए हमें बहुत से अस्त्र शस्त्र दिए हैं। हमें किसी भी तरीके से टोटालिटी लेनी है और अकॉर्डिंग टू टोटालिटी प्रिस्क्राइब करना है, जिससे हेल्थ रिस्टोर हो जाए। टेक वॉट एवर सिम्टम यू कैन फाइंड, मेक टोटालिटी एंड गिव सिमिलिमम। एपोरिज्म नंबर 1, the physician's high and only mission is restore the sick to health to cure as it is termed। उसके लिए हमें जो करना पड़े वो करो। हनीमैन ने नहीं कहा है कि कॉज लेके ही होगा, कॉज ना मिले तो भी होगा। तो हमारा ध्येय फिक्स है और हमें वो रिस्टोर करना है। क्लियर? किसी को कुछ इसमें समझ ना आया हो? एनीवन?
कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट। व्हाई प्रूविंग डज, हाँ, अगर आपका केस है, आपका केस है तो वो अभी नहीं होगा। वो केस ही हुआ ना मैडम, वो केस ही हुआ हम। हाँ, हम्म, हाँ, तो वेरी गुड, हमें वही करना है ना, हमें तो पेशेंट पूरा देखना है। हम स्टोन के लिए दवाई नहीं दे रहे हैं, हम पेशेंट के लिए दे रहे हैं। हम्म, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए तो पहले ही बता दिया कि हमें जो मिले वो सब लेना है। हाँ, वो, हाँ, उसको नहीं मालूम है ना कि पेशेंट एज ए होल का मतलब क्या है, हमें तो मालूम है। ज्यादातर पेशेंटों को अभी मॉडर्न मेडिसिन से ही पाला पड़ा होता है, तो वो तो जो दिक्कत के लिए आएंगे वही बताएंगे, लेकिन हमको उनको समझाना पड़ेगा। हमें अपने पेशेंट तैयार करने पड़ेंगे कि आपको जो भी है अब तक का सब कुछ बताओ, और वो जब बताने लगेंगे तब हमारा प्रैक्टिस सेटल्ड होगा ना। मेहनत करना है हमें। तो why proving does not happen when we prescribe? Proving was conduct on healthy human being. Medicine was given continuously until symptom appears. We give medicine to sick people where a strong disease force already persists. Hence, proving of medicine won't happen so easily. एक तो अंदर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन फोर्स है, दूसरा एपोरिज्म 26 के अनुसार वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। सो जब दो सिमिलर डिसीज बॉडी के अंदर मीट होंगे, अपना मेडिसिन का डिसीज और जो नेचुरल डिसीज है, तो वहां से नेचुरल डिसीज चला जाएगा और सिर्फ मेडिसिनल डिसीज रहेगा, और जब हमें इंप्रूवमेंट के साइन देखने को मिलेंगे हम अपना मेडिसिन स्टॉप कर देंगे। सो वहां पे प्रूविंग नहीं होता है। क्लियर? After first prescription, how long should one wait after first prescription? Depends on individual case. How grave pathology, how long symptoms are from, what is the nature of the illness. हमें वो भी देखना पड़ेगा कि जो इलनेस है उसका नेचर कैसा है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, जो सिम्टम्स हैं वो कितने टाइम से हैं, 20 सालों से हैं या 2 घंटे हुए हैं। हाउ ग्रेव पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी है वो कैसी है, और हमें जो सिम्टम्स मिले, अगर हमें जो सिम्टम मिले वो कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं और स्ट्रॉन्ग टोटालिटी है, तो बहुत जल्द ही मेडिसिन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर टोटालिटी बहुत वीक मिली है तो बहुत टाइम लगेगा। तो वहां पे हम अगर क्रॉनिक डिसीज है तो एक आध महीने तक वेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मायाजम देखना पड़ेगा, अगर सोरा है तो इफेक्ट जल्दी मिलना चाहिए, अगर साइकोसिस है तो इफेक्ट मिलने में देरी लगेगी, और सिफिलिस है तो बहुत देर लगेगी इफेक्ट मिलने में। अगर सिफिलिटिक केसेस के साथ हम डील कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी उसका इफेक्ट हमें अपने डोज का या मेडिसिन का मिले। अगर साइकोसिस है तो उसमें रिपीटेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और सिफिलिस से थोड़ा जल्दी हमें देखने को मिलेगा अपनी मेडिसिन का इफेक्ट, और सोरिक है तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई प्रश्न? नेक्स्ट, साइड ऑफ कंप्लेंट वर्सेस साइड ऑफ स्लीप. Is side of complaint and side of sleep are same? No. Side of complaint help in determination of location of the complaint.
मतलब कंप्लेन की लोकेशन क्या है वो मिलता है हमें साइड ऑफ कंप्लेन से। और स्लीप पोजीशन इज जनरल मोडालिटी, कि उस व्यक्ति को किस तरीके से कंफर्ट स्लीप आती है, लेफ्ट साइड सोने में, राइट साइड सोने में, बैक पे, एब्डोमेन पे, इम्पॉसिबल है या नीचे पोजीशन में है या कैसे है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। काफी मेडिसिन में दोनों एक ही मिलेगा, मतलब राइट साइड कंप्लेन भी मिलेगा, राइट साइड स्लीप भी मिलेगा। काफी में दोनों अलग अलग भी मिलेगा कि राइट साइड कंप्लेन और लेफ्ट साइड स्लीप भी मिलेगा। काफी कंप्लेन में ऐसा मिलेगा लेफ्ट साइड कंप्लेन है लेकिन लेफ्ट साइड स्लीप इम्पॉसिबल है, ऐसा भी काफी मेडिसिन में मिलेगा। और इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर से हम 5000 में से तुरंत 2 4 5 मेडिसिन के अंदर आके गिरेंगे। और यही ब्यूटी है बॉनी हुसैन साहब की कि उन्होंने क्या फिलोसॉफी दी है, गजब। क्लियर? और किसी को कोई प्रश्न? नेक्स्ट। अभी किसी ने कुछ टाइप किया है आजाद सर, वो प्रश्न हमें पढ़ के बताइए, हम पढ़ नहीं पाए। सो इतने क्वेश्चन थे जो जनवरी 2024 के लोगों को थे और इनका सेटिस्फाइड आंसर देने का हमने प्रयत्न किया है हमारे अनुभव से, अपने गुरु के अनुभव से। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग सिर्फ एक आध लेक्चर में वो भी बीच में से जुड़ते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनको पहले से ही ऑर्गेनन का, सिद्धांतों का, गुरुकुल का क्या सिस्टम चल रहा है वो कुछ मालूम नहीं होता है। और अगेन बीइंग अ होम्योपैथ हमें अनप्रिजुडाइज्ड रहना चाहिए, किसी को लेबल नहीं करना चाहिए। मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दीजिए। और इतना प्रूविंग के सिम्टम ग्रीफ दिख रहे हैं कि ग्रो दिख रहे हैं कि जिससे पेशेंट का वेल बीइंग डिस्टर्ब हो रहा है तो एंटीडोट करना है, वरना डिसकंटिन्यू करेंगे तो अपने आप एंटीडोट हो जाएगा। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ जी। सर आपकी आवाज कट जा रही है। और किसी को कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए तब तक। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। हाँ जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। सो होप आपको सीखने को मिला होगा। अगर किसी की भी भावनाएं आहत हैं, हुई हैं हमारे बोलने से, तो हम फिर से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हाँ, हमारे सामने जो सच प्रकट हुआ है वो हम आपके सामने प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें
किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। मायाज्म के लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी समय की कमी के साथ जूझ रहे हैं। कमी तो नहीं कह सकते, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। समय तो सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने समय को। हाँ जी कहिए। हाँ, तो हमें अपने पेशेंटों को तैयार करना पड़ेगा ना। अभी तक विलेज में जितने भी डॉक्टर बैठे हैं उन्होंने सीधा सर्दी देख के सर्दी का दवाई या दिया होगा। उस पेशेंट के अनुभव ऐसे रहे हैं कि मैं जाके बोलूंगा कि मुझे सर्दी हुआ है तो सर्दी का दवाई मिल जाएगा, मैं बोलूंगा डायरिया हुआ है तो डायरिया का दवाई मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने पेशेंट को एजुकेट करना है। हमारे गुरु का यही शब्द है, आई नॉट ओनली ट्रीट माई पेशेंट, आई एजुकेट देम। हमें मेरे पास पेशेंट आए तो उसके बिठा के पूछना है सर्दी में क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, कौन से नाक से ज्यादा होता है। आज ही मेरे पास एक मरीज आए थे, उन्होंने बोला कि सर सिर्फ राइट साइड के नाक में से ही तकलीफ ज्यादा होती है, राइट साइड का नाक ही बंद हो जाता है। तो लोकेशन वहां से मिल गया। कब ज्यादा होता है तो दोपहरी में ज्यादा होता है, चिली पेशेंट मिला तो आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर दी। तो हमें अपने पेशेंटों को समझाना पड़ेगा। शुरुआत के 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, जमीन तैयार करनी पड़ेगी। एक बार आपने समझा दिया फिर उनको समझ आएगा। वो पेशेंट जब दूसरों को लेके आएगा पूरा समझा के लेके आएगा कि इतनी इतनी चीजें आपको पूछेंगे, वो आप अच्छे से बताना तो ही डॉक्टर साहब अच्छी दवा कर पाएंगे। हाँ जी पोटेंसी की 3 स्केल हैं हमारे पास, जहां पे 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 9 पार्ट ऑफ व्हीकल के साथ पोटेंसी प्रिपेयर की जाती है। उसको डेसिमल स्केल कहा जाता है, उसको एक्स पोटेंसी कहा जाता है, जो हनीमेनियन एरा के अंदर शायद बहुत यूज होती थी, अब धीरे धीरे कम यूज होने लगी है। जहां पे 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 99 पार्ट ऑफ व्हीकल के साथ प्रिपरेशन की जाती है मेडिसिन की, उसको सेंटिसिमल स्केल बोला जाता है। और वो पोस्ट हनीमेनियन एरा के अंदर बहुत यूज हुई और अभी भी यूज हो रही है। हम भी वो यूज कर रहे हैं, हमारे पास भी एलएम का बहुत कुछ अनुभव नहीं है। एलएम पोटेंसी जो अभी आफ्टर हनीमेनियन एरा कि वो 6th एडिशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद एलएम पोटेंसी आया, जहाँ पे उसका प्रिपरेशन का मेथड भी अलग है। और वहाँ पे 1 पार्ट ऑफ जो मेडिसिन है उसको बहुत डाइल्यूट करके डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाता है, उसका अपना प्रिस्क्रिप्शन का मोड है। तो वो एलएम पोटेंसी है, जिसको 0/1 या 0/2 के साथ कहा जाता है। हम अभी भी सेंटिसिमल ही यूज कर रहे हैं, हमें एलएम का बहुत अनुभव नहीं है, हम सीख रहे हैं। वो पद्धति है सर। आप ध्यान लगाना हो तो पद्मासन में भी लगा सकते हैं, वज्रासन में भी लगा सकते हैं, उष्ट्रासन में भी लगा सकते हैं। ध्यान आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन होना चाहिए। उसके लिए कोई आसन एक में लगे, किसी को वज्रासन में लगता है, किसी को पद्मासन में लगता है, किसी को उष्ट्रासन में लगता है। जिसको जो आसन में ध्यान लगता है वो लगाए। और किसी को कोई प्रश्न? होप आप सबकी क्वेरियां खत्म हुई होंगी। हम फिर से नया बैच गुरुकुल का शुरू करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तपस्या करें, क्योंकि 200 दिन की पूरी तपस्या है। बहुत कम लोग ही 200 दिन टिक पाते हैं और उसमें से भी बहुत कम लोग होमवर्क कर पाते हैं और सीख पाते हैं। लेकिन हमारे गुरु ने हमें यही प्रथा प्रणाली सिखाई है कि नॉन कॉमर्शियल बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन बस मास्टर हनीमैन की कृपा है, प्रभु की दया है कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। धन्यवाद। जय होम्योपैथी।